पुलवामा अटैक हुआ था जब सीआरपीएफ के जवानों okay. के ऊपर, तो मैं कोइंसिडेंटली लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फ्यू OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो मैं जेल में गई, उनके साथ मैंने बात करी, चाय भी पी। एक जिहाद अगर आप करेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी और आप जन्नत को जाएंगे। और वो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि इंडिया हार गया, तो हम उस बात को मान रहे हैं, बट हम अपने सामने जो रखे गए तथ्य हैं उनको नहीं देख रहे हैं। जो इंडिया का देवबंद है उसका कहीं से ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान के देवबंद के साथ। कोई ऐसी बात आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप कन्विंस हो जाएं और आप अपने देश के कानून और अपने देश की सरकार के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। रिसर्च स्कॉलर्स की बात करते ही आपके जहन में बहुत सारी तस्वीरें आती होंगी कि एक छोटा सा कमरा, उसमें किताबों का और कागज़ों का पहाड़, मगर उसके अलावा कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो उस कमरे से निकलकर ज़मीन पर उतरते हैं। आज ऐसी ही एक स्कॉलर डॉक्टर सौम्या अवस्थी जी से बात करने के लिए आए हैं, जो अपनी रिसर्च के लिए अफ़गानिस्तान में मुजाहिद और तालिबान तक उनसे बातचीत की और वहीं पर कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उन तक इंटरव्यूज़ के, और उसके अलावा भी वो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जिनसे शायद कभी रेडिकलाइजेशन की बातें सामने आती हैं, बहुत एक्सटेंसिव उनका रिसर्च है। साथ ही साथ अगर हम टेक ड्रिवन करें कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जा रहा है, तो एक काफ़ी लंबा अनुभव भी है उस तरीके से। तो आज मौका मिला है, बात करेंगे, विल कीप इट अराउंड दैट ओनली, और कोशिश करेंगे कि शायद हमारी समझ में कुछ इजाफा हो। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर अवस्थी, आपकी जो अप्रोच अभी तक रही है वो बहुत अनकन्वेंशनल थी, इस लिहाज से कि रिसर्च स्कॉलर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत कन्फाइंड एक स्पेस में होते हैं, बट आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, किन किन लोगों से आपने इंटरेक्ट किया, तो एक तो आप इसे कैसे देखते हैं पहली चीज़, और दूसरा कि इंडिया में जो रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको क्या लगता है आने चाहिए? पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस एक महिला के तौर पे बताना शुरू करूँगी, उसके बाद एक स्कॉलर के तौर पे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत में बहुत कम महिलाएं हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करती हैं जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से हो, ना खुद देश की सिक्योरिटी बल्कि अपनी खुद की सिक्योरिटी से भी रिलेटेड रहती है ये सारी स्टडीज़। क्योंकि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इस समाज में, आप नहीं कह सकते कि आप हर समय सही जगह सही वक्त पे हो। कई बार आपकी जगह गलत हो सकती, कभी आपका वक्त भी गलत हो सकता है। तो उसको ध्यान रखते हुए मुझे ये कहना सबसे पहले चाहूँगी कि एज अ वुमन मेरे लिए बहुत आसान नहीं था कि मैं एक स्टडी करूँ इस तरह की, और इसकी इंस्पिरेशन मुझे वेस्ट के स्कॉलर्स को देख के मिली, जहाँ पे महिलाओं को उतनी ही फ्रीडम है, उतनी ही एनकरेजमेंट है जितनी कि एक मेल स्कॉलर को होगी। तो वहाँ से मैंने मेरे यूनिवर्सिटी में एक दफ़े 2 महिला स्कॉलर्स आई थी जिन्होंने पहाड़ों पे जा कर के पता नहीं कहाँ कहाँ मिल के मुजाहिदीन और बाकी कई सारे लोगों को मिल के एक इंटरव्यू किया था जी। तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने डिसाइड किया कि जो ये कमरों में बैठ के किताबों को पढ़ के रिसर्च होती है वो काफ़ी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है बट काफ़ी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ और इसको और वैलिडेट करूँ अपनी फील्ड वर्क के थ्रू। तो ऐसे मैंने अपनी फील्ड वर्क स्टार्ट करी और जब मुझे पीएचडी में ये मौका मिला तो मैंने उसका फुल फ़ायदा उठाया और मैं अफ़गानिस्तान, देवबंद, सहारनपुर, कश्मीर, हर जगह मैंने अपनी फील्ड वर्क किया। यहाँ तक कि मैं इंडिया के बाहर जाके दूसरे देशों में जाके भी मैंने अपना फील्ड वर्क पूरा किया। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही है जो हमारे को डिफरेंट बनाता है अपनी रिसर्च में और एक यूएसपी क्रिएट करता है हमारी। रही बात इंडिया के रिसर्च क्वालिटी की, तो हाँ बिल्कुल पहले ये क्वालिटी नहीं थी। उसका कारण कई कारण है। एक तो कि सुविधाएं नहीं थी, पहले टेक नहीं था। हम अगर नहीं भी जा पा रहे पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान के लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ आज, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मैं टिकट्स नहीं खरीद सकती हूँ तो मैं विदेशी किसी को पकड़ के भी उससे बात कर सकती हूँ। तो एक टेक ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए। लोग बोल्ड हो गए हैं, एक सेंस भी आ गया है कि एम्पेरिकल स्टडी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल स्टडी है, क्योंकि जब तक आप डेटा के साथ नहीं खेलोगे आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इंडिया में अब ये रियलाइजेशन आ चुका है। पिछले 5-6 सालों में मैंने ये देखा है कि रोज़ धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं जो फील्ड वर्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
तो ये एक डिफरेंस है जो हमारे क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इम्प्रूव कर रहा है। आपने टेक की बात करी, तो टेक से ही शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस तरीके से आपको आपकी रिसर्च में हेल्प कर रहा है, वहीं शायद उसका कुछ इफ़ेक्ट भी है और उस पे आपके काफ़ी सारे लेख भी हैं। लेकर अगर हम बात करते हैं, उसे ब्लॉकचेन है, एआई है और उसमें एक नैरेटिव वॉरफेयर भी है। आपकी रिसर्च क्या बताती है कि ये कितना ज़्यादा एक भारत के लिए चिंताजनक विषय हो चुका है, या फिर इट इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल ग्रोइंग और अभी भी उसे काउंटर किया जा सकता है? मतलब ऑफ कोर्स ग्रोइंग है, काउंटर कर भी सकते हैं, चिंताजनक बात भी है, तीनों Okay. ही चीज़ें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं आके रुकी नहीं है, ये Right. हर दिन हर पल बदल रही है। अगर आज हम जेनरेटिव मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अब जेनरेटिव एआई के ऊपर बात हो रही है। जी। पहले सिर्फ कंप्यूटिंग की बात होती थी, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात होती है। Okay. पहले लोगों को ब्लॉकचेन का तात्पर्य नहीं पता था, आज ब्लॉकचेन उतना ही इम्पोर्टेंट और हर गली मोहल्ले के बच्चे को पता है कि ब्लॉकचेन कैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है या हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसे हैम्पर कर रहा है। तो इसका लोगों के अंदर ज्ञान आ रहा है और ये तीनों चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे हमारी सिक्योरिटी को लेकर के। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी हैं, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है और हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, पर एट द सेम टाइम हम उन चैलेंजेस को लड़ने के लिए अपने कैपेबिलिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव वॉरफेयर की बात हो या प्रोपेगेंडा की बात हो। इनफैक्ट मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल स्टेट एक्टर्स भी इसको बखूबी यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना है बिना वेपन्स उठाए। तो जितनी ज़रूरी हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं आजकल, उतनी ही ज़रूरी है नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ जो कि टेक रिलेटेड हैं। तो ने भी अपने 3 तरीके के ऑडियंस को तैयार कर लिया है, कस्टमाइज़ कर लिया अपने प्रोपेगेंडा को। तो एक उनका ऑडियंस है वो खुद और उनके लोग, उनके मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स। सेकंड है जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, स्टेट मैकेनिज़्म है वो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, आर्म फोर्सेस हो। तीसरा जो उनका टारगेट है वो आम जनता है, मैं और आप, जिनको वो कन्विंस करना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपने नैरेटिव्स भी तय कर लिए हैं। तो एक पैकेज तैयार है, टूल किट तैयार कर लिया है जिसको बोलते हैं कि जब उन्हें अपने लोगों को रेडिकलाइज करना है तो उन्हें कौन सी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरह की वीडियोस दिखानी है, कौन से गाने चलाने हैं, कौन सा तराना लगाना है, क्या बातें करनी है और रिलीजन को कैसे यूज़ करना है। और जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि वो जो हम आम तौर पे सुनते रहते हैं कि एक जिहाद अगर आप करेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी और आप जन्नत को जाएंगे। तो वो हमें नहीं बताएंगे, ना वो पुलिस को बताएंगे, वो उनकी ऑडियंस है जो वॉलंटियर्स है, जो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा ऑडियंस मैंने बताया कि वो गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। तो जब अभी कश्मीर में काफ़ी मिलिटेंसी बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा मटेरियल निकल के आता है वो टारगेट करते हैं एक आम सिपाही को और एक आम जवान को जिसके पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं या वो उनकी तरह लेस नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है हमारे आर्म फोर्सेस में, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने मान लीजिए एम्बुश अटैक किया, उन्होंने 2 सिपाही मार दिए और एक सिपाही से सारा जब्त कर लिया और उसको जानबूझ के छोड़ दिया, बोला अब तुम जाओ और ये कहानी अपने मालिक को बताओ कि तुम लोग कितने इनकेपेबल हो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कि तुम्हारे लोगों को भी मार दिया, तुम्हारे हथियार भी हमने छीन लिए और ये हथियार किसी लायक नहीं है, तुम क्या इनसे फाइट करोगे, हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, तुम्हारे पास SLRs हैं। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे के वो डीमोरलाइज करते हैं। तो उनका एजेंडा है डीमोरलाइज करना। तो वो इस तरह के कस्टमाइज्ड प्रोपेगेंडा से उनको डीमोरलाइज करते, फिर उसकी मूवीज़ बनाएंगे, उन पे कैप्शंस लिखेंगे कि वी आर कमिंग फॉर यू, वी आर वॉचिंग यू, यू आर लूजर्स, और उनको कई तरीके की गालियाँ भी देंगे।
फिर तीसरी ऑडियंस है जो है मैं और आप और हमारी देश की जनता या दुनिया की जनता, तो उनको वो बताएंगे कि हमने जिहाद क्यों किया, क्योंकि इट इज़ अबाउट अस वर्सेस देम, वी आर द वन हु आर विक्टिम ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और वो जो ये फोर्सेस हैं वो मतलब पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पावरफुल पीपल, तो हम उससे लड़ रहे हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ तो रहे हैं, जो बिल्कुल। कम पढ़ी लिखी जनता है या जिसका उतना एक्सपोजर नहीं है, जी। वो उसको देख के उनके तरफ आकर्षित हो जाए, तो वो कई बारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी उनको लुभाती है, Okay. क्योंकि वो इट इज़ अबाउट हैव्स एंड हैव नॉट्स, इट इज़ अबाउट बोर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट्स, तो वो इस सब तरीके की आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। तो is also using technology in that way. Now coming quickly to how state actors are using, तो वो information warfare कर रहे हैं, जिससे हमें अपने आप को बहुत बचा के रखना है और अलर्ट रहना है, क्योंकि हर बार हर समय हम 200 करोड़ लोगों को नहीं, 2 अरब लोगों को नहीं बता सकते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि कई दफ़ा हम सोचते हैं अच्छा ये अमेरिकी पत्रकार जो है वो सही लिख रहा है, या ये यूरोप का एक पत्र है, पर्चा है या न्यूज़पेपर है, अखबार है, ये सही न्यूज़ दे रहे हैं क्योंकि उनके लोग हर जगह कनेक्टेड हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बारी वो मोटिवेटेड पेड जर्नलिज्म भी करते हैं, तो वो आपको ऐसी बात आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप कन्विंस हो जाएं और आप अपने देश के कानून और अपने देश की सरकार के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। तो मान लीजिए अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखती हूँ कि हाल फिलहाल में मैंने एक आईआईटी के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया जी। तो उसने मुझसे बात करी संचार साथी ऐप के बारे में। और उसने मुझसे कहा कि आपको पता है हमारे ऊपर कितनी सर्विलेंस हो रही है। तो मैंने बोला कैसे हो रही है, तो उसने बताया कि ये ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो आपने ये कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया? तो उसने बोला मैंने रॉयटर्स पढ़ा। तो रॉयटर्स न्यूज़पेपर तुमको क्या बता रहा है जो हम नहीं बता सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे या हमारे देश के इकोसिस्टम से लीजिए, और उसको वेरीफाई करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है तो और 50 तरीके हैं। बट आप एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करेंगे तो वो तो आपको वही बताएगा जो वो चाहते हैं और जिससे आपके देश में वो तरक्की ना हो। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इससे ये समझना है कि हर चीज़ जो अंग्रेज़ी पत्रकार कह रहा है वो सही नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान से हुई लड़ाई ऑफ सिंदूर के बारे में हो कि हमारे इतने जेट गिर गए, हमारे इतने लोग मर गए या हमारा इतना नुकसान हो गया, और वो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि इंडिया हार गया, तो हम उस बात को मान रहे हैं, बट हम अपने सामने जो रखे गए तथ्य हैं उनको नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टेट मैकेनिज्म्स भी करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ निकाल देंगे कि वो मान लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ कहा तो वो प्लीज़ कर रहे हैं अपने हायर अप्स को, वो कनेक्टेड है पॉलिटिकली दूसरे देश के लीडरशिप के साथ। तो ऐसे करके भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम वीडियोज़, मीम्स या फिर AI जनरेटेड फेक डॉक्टर्ड वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि अरे इतने लोग मर गए। जैसे हमने गाज़ा के युद्ध में सुना कि कितने फेक मॉर्टल्स दिखाए गए जबकि उतने नहीं थे। बट एक होता है कि उस मुद्दे को इन्फ्लेट करना, एम्पलीफाई करना गलत इंटेंशंस के साथ, ये काम स्टेट मैकेनिज्म्स भी करते हैं। प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इसके कई नाम हैं, पर इनका मकसद यही है कि हम दूसरे देश को उतनी तरक्की ना करने दें जितनी तेज़ी से वो कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो, किसी भी मायने हो उसके। डॉक्टर अवस्थी, ये तो सारे टूल्स की बात हुई कि हाउ देर ऑपरेटिंग और क्या सब कुछ कर रहे हैं, आई मीन द आउटकम ऑफ इट, बट कॉज है दैट आइडियोलॉजी, दैट रेडिकल पोर्शन ऑफ देयर माइंडसेट जहाँ से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और इस पर भी आपकी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आपकी बुक भी आई है विच इज़ अबाउट देवबंद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी हो, मगर एक कॉन्स्टेंट नैरेटिव जो है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें आपने बताई वो हर जगह फिट हो जाती हैं अबाउट रेडिकलाइजेशन, अबाउट यूजिंग दैट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वायलेंस, स्टफ लाइक, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, मुद्दा है, और चाहे हम टेक के ज़माने में भी हों, बट रिलीजन बेस्ड रेडिकलाइजेशन कहीं नहीं गया है।
वो उतना ही स्ट्रांग है, और बस ये हुआ है कि टेक के सहारे वो एम्पलीफाई हो गया है। ओके। तो ये एक मतलब कांस्टेंट चैलेंज है हमारे लिए। और जहाँ तक की बात है कि हमारे देश में या एक ट्रेंड नैरेटिव की बात है, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं कि कई बारी हम जो हमारे देश के लोग हैं या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो एसोसिएट करने लगती है दूसरे देश की कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकली यहाँ पे पॉलिटिकली या सोशली उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ऐसा वो सोचते हैं, और वो उसकी वजह से दूसरे देश की नैरेटिव को फॉलो करने लगते हैं। ओके। और इस केस में जैसे कि हम मेरी किताब है जो देवबंद, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं कि जो इंडिया का देवबंद है उसका कहीं से ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान के देवबंद के साथ, क्योंकि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिएशन की वो रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ओके। और जब वहाँ देवबंद के कुछ लोग डिवीज़न पार्टीशन के बाद चले गए, तो उन्होंने ये देखा कि क्योंकि पाकिस्तान का क्रिएशन ही एक रिलीजियस आइडेंटिटी पर हुआ है, तो उनको वो एक स्कोप मिल जाता है अपने आप को रेलेवेंट बनाने का। ओके। तो वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए 50 तरीके की इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं कि इस्लाम क्यों इम्पोर्टेंट है, इस्लाम में क्या कहा गया है। अब उसको समय रहते किसी ने वेरीफाई या रिजेक्ट नहीं किया, तो उसका आज तक हम खामियाजा भुगत रहे कि जो मिस इंटरप्रेटेड इस्लाम है उसका ज़्यादा प्रचलन हो गया है। जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है फ्रॉम द 3 मेन सोर्सेज ऑफ सुन्ना, हदीस एंड कुरान, वो बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 100% पता है या मैं 100% सही जानती हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि आम जनता में उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, रेडिकल ग्रुप्स, और एक मिस इंटरप्रेटेड वर्जन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे कि वो रेलेवेंट रहें। ये रेलेवेंस की लड़ाई है जिसको वो रिलीजन के कंधे से फायर कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ बस इसमें, वो हमारे सामने तो एक्चुअली उसे प्रेजेंट कर भी नहीं रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कॉमन इंडियन के सामने नहीं कर रहे हैं, वो देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन जो शायद प्रोन है उस पूरी चीज़ के कि उस पर जल्दी इफेक्ट करेगा। और क्योंकि आपने कश्मीर में जाकर मिलिटेंट से इनके इंटरव्यू किया है, इनसे बात की है, कोई अगर इंस्टेंस आपको ऐसा याद हो जो आप बताना चाहें? मुझे बहुत फ़नी लगा था, मैं जब ये पुलवामा अटैक हुआ था जब सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, तो मैं कोइंसिडेंटली लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फ्यू OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो मैं जेल में गई, उनके साथ मैंने बात करी, चाय भी पी। तो मैंने ऐसे ही उनसे बात शुरू करी और मुझे लगा शायद उनको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी क्योंकि वो तो टेररिस्ट हैं, वो गांव के पिछड़े इलाके से आते हैं। कहाँ से वो लोग? वो सारे कश्मीरी थे। ओके। और मुझे लगा कि इनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो मैं अपना हिंदी में बात करनी शुरू करी। तो उसमें से एक ने मुझसे फुल फ्लुएंट इंग्लिश में बात शुरू करी वापस। ठीक। तो मैंने पूछा कि आपको मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो पता चला उन्होंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करी। उनका एज ग्रुप क्या था? 25 से 30 के बीच की उम्र थी तीनों। ओके। और एक थे बुजुर्ग थे वो, जो कि शायद ट्रक ड्राइवर थे, जिसमें पाकिस्तान से कुछ सामान आया था, तो जी। उस ट्रक के चालक थे वो। तो वो उम्र थी उनकी करीब 45-50 55 के आसपास होगी। तो जब मैंने वो यंग OGW से बात करी, तो उसने बोला कि मैंने तो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रखी है। तो मुझे उससे एक तो सबसे पहला झटका यही लगा कि ये सारे इलिटरेट नहीं है, इन्होंने पढ़ाई तो करी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पढ़े लिखे हो के भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व है। तो वहाँ मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी उनको। तो वो जिस तरह से अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली जो ये वाइट कॉलर टेररिज्म और वाइट कॉलर जिहाद है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहले से होता है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। यहाँ तक कि जो ये तालिबान 2.0 हैं या 1.0 थे, वो सारे भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, अंग्रेज़ी में बात करना जानते थे, टेक सैवी भी हैं वो सारे। तो जो ये कश्मीर के OGW मुझे मिले थे, तो उन्होंने भी अपनी एजुकेशन को यूज़ करके जस्टिफाई करना शुरू किया। नाउ व्हाई टेररिस्ट ग्रुप्स आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन दी educated volunteers
टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ इज़ बिकॉज वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से लोगों को कन्विंस करने की पावर रखते हैं, उनकी क्षमता है कि हम अंबेडकर को कोट कर देंगे, हम गांधी को कोट कर देंगे, हम भगत सिंह को कोट कर देंगे और इसको कोट करने से लोग जस्टिफाई कर लेंगे कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें जोड़ना चाहिए इनके साथ। अब जैसे ही उनको पता चला कि मैं JNU से PhD कर रही हूँ तो उनके मन में एक इमेज क्रिएट हो गई, जैसे मेरे मन में उनके लिए एक इमेज थी कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, उन्होंने मेरे लिए भी एक इमेज बना ली कि मैं JNU से हूँ तो मैं लेफ्ट पॉलिटिक्स से अलाइंड हूँ और वो मुझसे उसी तरह से बात करने लग गए। हालांकि क्विकली आई विल से कि JNU में हर बच्चा पढ़ने वाला लेफ्टिस्ट नहीं होता है तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना चाहिए। तो वही उसने सोचा कि अपनी बातों के थ्रू वो मुझे बोला है आप तो समझती हैं कि JNU में भी ये हो रहा है, हमारी बातों को दबाया जा रहा है, वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो हमारा ये एक तरीका है फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्प्लीमेंट करने का कि हम फियर इंस्टिल करते हैं लोगों के अंदर, जिससे हमारी बात आपके सरकार तक पहुँचे, आपकी सरकार और आपके देश में पहुँचे। ये उनका एलिनिएटेड एटीट्यूड रहता है क्योंकि वो इंडिया को अपना हिस्सा नहीं मानते और वो कहते हैं आप अपनी कंट्री में जाके बोलिए, आप अपनी इंडिया को बोलिए। तो इस तरह से मतलब वो बात करते हैं और अपनी एजुकेशन को यूज़ करके कन्विंस करते हैं। तो जो ये कन्विंसिंग पावर है, एक दूसरी चीज़ होती है कि इन्फ्लुएंसिंग योर पीयर। तो अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और बुरहान वानी क्यों फेमस हुआ? बुरहान वानी इसलिए फेमस हुआ, एक तो वो यंग था, उसको पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ी आती थी, प्लस उसके हाथ में हथियार था। तो जो एक इमेज क्रिएट हुई उसकी कि इससे तो सब डरते हैं, तो जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि अगर हम भी ऐसे बनेंगे तो लोग हमसे डरेंगे, हमें रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी तारीफ़ होगी। तो उनकी एक कम्युनिटी है जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल ग्रुप है, उसमें बुरहान वानी के नारे लग रहे हैं तो मेरे भी लगेंगे। तो इस तरह से एक पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईसिस का यही मॉड्यूल था कि वो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करते थे सो दैट वो एक चेन रिएक्शन बनाए जिससे लोग और जुड़े उनके साथ। मैम डॉक्टर सॉरी मैं बीच में क्या फियर साइकोसिस भी काम करता है? बिल्कुल, फियर साइकोसिस भी काम करता है। कई बारी आप मतलब ना चाहते हुए भी आउट ऑफ फियर ज्वाइन करते हैं और कई बारी आप ये देखते हैं कि लोग इस चीज़ से डरते हैं तो आप उसका एडवांटेज लेते हैं। मैंने सवाल पूछा क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फियर साइकोसिस से गया है तो उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि जैसे फैमिली या फिर उसके आउटकम्स को लेकर वो डरा हुआ है। मगर एक व्यक्ति है जो कि ना फियर साइकोसिस है बट वो अंदर से मोटिवेटेड है, तो उसको डीरेडिकलाइज करना बड़ा मुश्किल है, उसको उस थॉट प्रोसेस से बाहर लेके आना बड़ा मुश्किल है। इस पे भी आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च है, तो क्या उसमें जो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अलग अलग, क्या इनकी हेल्प से डीरेडिकलाइज किया जा सकता है उन लोगों को? इंडिया का जो डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है एक वन ऑफ द सॉलिड डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आईसिस में जाने वाले लोग भी बहुत कम थे, गिने चुने थे, और जो वापस आए वो रिहैबिलिटेट भी बहुत आसानी से हो गए क्योंकि जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, चाहे वो इस्लामिक लीडर्स हों चाहे NGOs हों, दे ऑल हैव कम अप विद देयर सपोर्ट मैकेनिज़्म और वो लोग बहुत मदद करते हैं सरकार की लोगों को डीरेडिकलाइज करने में। चाहे वो जुम्मे की नमाज के वक्त की बात हो कि जब खतबे पढ़े जाते हैं तो उस खतबे में वो बताते हैं कि क्यों हमें जिहाद नहीं करना चाहिए या इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस तरह की बात वो अपने जुम्मे की नमाज के बाद भी बताते हैं और वक्त पे वो मदरसों में भी बात करते हैं, जो मस्जिदों में आते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, सरकार के साथ जुड़े रहते हैं और मतलब नॉट जस्ट सरकार बट NGOs के साथ जुड़ के भी वो काफ़ी काम करते हैं। तो उसमें रिलीजन बहुत बड़ा एक हमारा स्ट्रॉन्ग लिंक है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए कि उनके माध्यम से हम बताएं कि जो इस्लाम उन्होंने पढ़ा है वो मिस इंटरप्रेटेड इस्लाम है। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं और खासकर जैसे आपने आईसिस का एग्जांपल दिया, तो एक तो वो व्यक्ति है जो यहाँ से बाहर कहीं जा रहा है और एक व्यक्ति है जो कि इंडिया में ही है, यहीं काम कर रहा है और उसका काम स्पेसिफिकली वो टेररिज्म एज इन के कहीं जाके बॉम्ब प्लांट करना वो सब नहीं है, वो एक सॉफ्ट नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। ये ज़्यादा आसानी से डीरेडिकलाइज किए जा सकते हैं, मगर इसके लिए अप्रोच क्या हो सकती है? ब्रिंगिंग देम टू द मेन स्ट्रीम व्हेन वी आर टॉकिंग, तो सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा इनको मिल रहा है, बट उसके अलावा भी लैक कहाँ कर रहे हैं अभी
हम? देखो आप ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि अगर डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम काम नहीं कर रहा होता तो हमारे यहाँ और भी ज़्यादा मुसीबत की बात होती है, हमें और ऐसे किस्से दिखने को मिलते Okay. जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी जो होती हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म है, बट इंडिया का अपना कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है या इंडिया में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रहा है। जो कश्मीर में है वो भी पाकिस्तान प्रॉक्सीज हैं। तो इसीलिए है क्योंकि डी रेडिकलाइजेशन मैकेनिज्म काम कर रहा है। बट आप कहना चाहते हैं कि हम इसमें गैप कहाँ है जिसको हम फिल कर सकते हैं। जो बेसिक एक गैप है कि हमें जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लोगों को इंक्लूड करना चाहिए अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा। अभी क्या है, शायद से उनका मान लीजिए 5% ही इन्वॉल्वमेंट है कि आप जाइए मान लीजिए वकार से बात करिए या सलीम से बात करिए और उसको समझाइए कि ये काम गलत है, ठीक है, और अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता है। बट हमें उसके बियॉन्ड जाना है। हमें शायद से गवर्नमेंट को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो सही इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है उसको पब्लिश करें। इसके लिए सऊदी अरेबिया की हम मदद ले सकते हैं क्योंकि वहाँ के जो किताबें हैं वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड पब्लिशर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, उनका मदद लेनी चाहिए। शायद से हमें इंटर स्टेट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हमारे देश में खुद इतने हाईली क्वालिफाइड मौलवीज और मौलाना हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं, जहाँ पे हम देवबंद का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि नदवत उलेमा हो जो ये लखनऊ में है, या फिर देवबंद दारुल उलूम देवबंद है जो सहारनपुर में है। इनकी मदद से भी हमें अपना काम करना चाहिए क्योंकि समय समय पर वो भी फतवा निकालते हैं कि क्या करना चाहिए। मान लीजिए काउ स्लॉटरिंग पे बात हो तो वो लिखते हैं कि काउ स्लॉटरिंग हराम है, आप ना करिए, और कैमल स्लॉटरिंग मना है, या आप वर्क प्लेस पे कैसे महिलाएं काम कर सकती हैं, इन सब पे उनके रूलिंग्स हैं। तो हम क्यों ना, और उनको मानने वाले ना सिर्फ इंडिया में बट इस देवबंद के फतवों को बाहर भी मायने हैं, उनके माना जाता है। तो हमें देवबंद को अप्रोच करना चाहिए कि आप सही इंटरप्रिटेशन बताएं। टाइम टू टाइम उन्हें इनवाइट करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जो कि होती भी हैं बट शायद और ज़्यादा करें। तो इससे हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। और हाँ, जो आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो कि सबसे पहले रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ऐसे लोगों को दी जाती है जो घर वापसी जिनकी हो रही है, इन द सेंस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को छोड़ के हमारे, वैसे टर्म अलग सेंस में यूज किया जाता है, वो अलग सेंस में यूज कर रहा हूँ, उसका पॉलिटिकल सेंस है, बट मैं उसको इस वे में बोलूँ कि जो पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर आते हैं वापस, ऐसे बहुत कश्मीरी हैं जो अप्रोच करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को कि हम वापस आना चाहते हैं अपने देश। तो उनको हम जब अपने देश वापस लाते हैं तो उनकी रिहैबिलिटेशन के वक्त हम उनको बहुत सारा गवर्नमेंट सपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग देते हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, लैंग्वेज स्किल्स देते हैं, जॉब्स दिलाते हैं, और कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेन स्ट्रीम में दोबारा वो आ सके। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में मैं इसका आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि सबसे पहला जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, गर्ल चाइल्ड पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी, इन सब का सबसे पहला फ़ायदा भी इसी कम्युनिटी को दिया जाता है कि इनको ये ना फील हो कि हमें एलिनिएट किया जा रहा है, हमारे धर्म के मुताबिक हमें अलग किया जा रहा है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम पहले उनको सर्व करते हैं ये सारी चीज़ें और फिर ही बाकी लोगों को मिलती है। तो अगर हम प्रायोरिटाइज करने की बात करें तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज भी कर रही है ऐसी चीज़ें। ये सवाल मैंने इसलिए किया डॉक्टर अवस्थी क्योंकि हर वो व्यक्ति जो सिंपैथाइज़र है वो हाथ में पत्थर या फिर हाथ में गन लेकर बाहर नहीं है, मगर जब बुरहान मानी का ये नमाज जनाजा निकलता है तो उसके अंदर जो इतनी भीड़ आती है, सवाल है उन लोगों का, वो जो अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, इट्स अबाउट देम, क्योंकि वो हो सकता है ऑन ग्राउंड कुछ ऐसा ना भी कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं वो थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है करंट रिजीम के अलावा भी इंडिया एज एन स्टेट, ये उनके लिए है। सबसे लास्ट में धुरंधर देखी आपने? नहीं, बट मैं कल जा रही हूँ देखने। ओके, चलिए, तो बिना देखे उसे, अभी जब से धुरंधर आई और मैंने उसका नाम क्यों लिया, इट इज़ इन जस्ट अबाउट द मूवी, इट इज़ अबाउट अ डिबेट जो उसके बाद से चल रही है। वो ये है कि
पुरानी रिजीम्स और पहले जो डिसीजंस लिए गए उसमें कहीं ना कुछ ऐसी कोताही थी या फिर कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें थी जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं हुआ और शायद उसने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया उस डिसीजन ने उस तरीके से। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आपकी रिसर्च के हिसाब से अभी तक सबसे बड़े ब्लंडर्स कहें या फिर कमी पेशी किसी भी डिसीजन में क्या रही है जिसका खामियाजा भारत ने भुगता है? देखिए, हर सरकार जो आती है, देश की लीडरशिप जिसके हाथ में होती है, वो चाहती है कि अपने हिसाब से वो करे और उसके पीछे नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं, प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। आप वो नेशनल इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ इंटेंट से सही हो सकता है, बट उसका मेथडोलॉजी गलत हो सकती है जी। या फिर सही नहीं हो सकती है। मतलब गलत इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट हो सकता है वो इम्पैक्टफुल ना हो उनका डिसीजन। तो अगर हम पुरानी बात करें, मान लीजिए हम पोस्ट पार्टीशन इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू करें, तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम अपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे पाएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उसका मिलिट्री यूज़ हो, वो चाहती थी कि हम या इवन बिफोर इंदिरा गांधी जब डिबेट हो रही थी, होमी भाभा ये डिबेट कर रहे थे, तो ये था कि नहीं, हमें तो पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करना है क्योंकि हमें मेडिसिन क्रिएट करनी है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, लोगों भुखमरी हटानी है देश की, तो वो प्रायोरिटी, एनर्जी सोर्सेज चाहिए थे जी, विच इज़ फेयर इनफ कि वो प्रायोरिटी थी। तो हमने उस हिसाब से अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, समय लगा और बहुत एम्बिग्विटी भी थी हमारे डिसीजंस में उस टाइम पे, बट हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया। और जब कुछ दशक के बाद ये समय आया कि हमने देखा 1971 वॉर हुआ, जब इंदिरा गांधी दर दर गई और उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी मदद करें, बांग्लादेशी अंदर आ रहे रेफ्यूजी, प्रेशर बढ़ रहा है इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान का भी सिक्योरिटी प्रेशर था। तो फिर किसी देश ने जब मदद नहीं करी तो हमने डिसीजन लिया कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें अपने सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना है। तो वहाँ से एक रियलाइजेशन स्टार्ट हुई कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, मोर प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन करना चाहिए, हमें डिफेंस बजट पे ध्यान देना चाहिए और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। 62, 65, 71 ये सब हुआ। एंड फिर कारगिल युद्ध हुआ, जब वाजपेयी जी ने बात करी कि एक निर्णायक युद्ध होगा, बट उससे पहले जितनी चीज़ें हुई उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे ज़्यादा तवज्जो थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इकोनॉमिक ट्रेड और ये सारी चीज़ों पे मतलब हम ज़्यादा फोकस करते थे। पीसफुल कोऑपरेशन, पंचशील के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस था कि हम सारे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। पर उसकी वजह से जो एडवर्सरीज थे, जो हॉस्टाइल पार्टीज थी, नेबर्स थे हमारे, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं करी और उसका एडवांटेज लिया और हमें काफ़ी परेशान किया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और उनका साथ देने वाले बिग पावर्स भी साथ में थे। जी। तो वो एक डिसीजन फ्लॉ हो सकता है, उसको हम फ्लॉ कहेंगे कि शायद हमारा वो डिसीजन सही नहीं था उस समय के लिए। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें, और पहले जैसे कि 90s 2000 अर्ली 2000 में एक अमन की आशा, क्रिकेट डिप्लोमेसी पे बहुत था। जैसे मैंने बोला कि निर्णायक युद्ध होगा, वाजपेयी जी ने बोला, और सारी फोर्सेस जाके पराक्रम के लिए तैयार हो गई। फिर बाद में वो विड्रॉ कर ली गई फोर्सेस, बोला गया कि युद्ध नहीं होगा। उस समय क्रिकेट डिप्लोमेसी अपने पीक पे थी। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है जो देखनी चाहिए लोगों को, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। तो उसमें बताते हैं कि कैसे युद्ध को की मतलब बादल छाटने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया गया। म्यूजिक, बॉलीवुड, इन सब का मतलब अमन की आशा, लोग आ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो सब कुछ हुआ, वो सब हुआ। तो मतलब इससे हमने सोचा कि इससे हमें पीस मिलेगा। बट जब हमारे पेशेंस टेस्ट होती गई और एक पॉइंट आया जब हमें रियलाइज हुआ कि अमन की आशा ही एक आशा नहीं है, अब हमें और थोड़ा अपना स्टैंड फॉर्म करना पड़ेगा। एक इंडिया की इमेज थी, जब मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी तो मैं एक वर्ड बोलती थी कि हम लोग क्यों इतने सबमिसिव हैं, हम अमेरिका की बात पे भी दब जाते हैं, पाकिस्तान की बात पे भी दब जाते हैं। और हम मतलब उस समय बहुत सबमिसिव एटीट्यूड होता था हमारा, और हम हर चीज़ को कबूल कर लेते थे। बट इवेंचुअली ये रियलाइजेशन इंडिया में आया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन बना के अपने आप को प्रूव करना है, और हमारा थ्रेशहोल्ड जो है वो हमें
कम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका थ्रेशोल्ड होगा लोग उतना आपको प्रेशराइज करेंगे। तो वो थ्रेशोल्ड कम हुआ हमारा, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो टॉलरेंस लेवल था वो हमने रिड्यूस किया, और आज हम इस स्टेज पर आके हैं कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म किया तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ वॉर। अभी हाल में ही हमने ऑप सिंदूर के टाइम में देखा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, हमने कोशिश करी, बट जब वो उधर से रिस्पांस हमें अच्छा नहीं मिला तो हमने उसको अपने हिसाब से फिर डिसीजन लिया कि अब हमारी रियलिज्म को हमने एक्चुअली में एज पर द एस्केलेशन लेटर वो जिस तरीके और से हमने रियलिज्म को आगे किया। डॉक्टर अवस्थी, इसमें बहुत संक्षेप में, इज इट समथिंग, क्योंकि जैसे आपने सारी चीज़ें बताई अभी बहुत रिसेंट है, तो इज इट समथिंग विच हैज चेंज आफ्टर 2014? ये रिजीम चेंज जो हुआ है तब से हुआ है, या फिर ये एक प्रोसेस था जो कि बदलना ही था एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हमारी अप्रोच बहुत अलग थी? नहीं, देखिए, इसको मैं एक कोई ईयर लैंडमार्क नहीं दूंगी कि 2014 से शुरू हुआ, 2020 से भी कह सकते हैं शुरू हुआ। बात ये कि ये एक मतलब, एंड इट वाज नॉट, इट इज डजंट मीन कि एक प्रोसेस था जिसमें ये आना ही था कन्वर्जन। ये एक रियलाइजेशन आई जो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं 2014 वाला सेंटेंस बदल देता हूँ, क्या ये नई जो मोदी गवर्नमेंट है क्या तब से बदला है? मैं जानबूझ के वर्ड नहीं बोलना चाह रही थी, बट आप जानबूझ के बुलवाना चाह रहे हैं। बट ठीक है, गवर्नमेंट लीडरशिप की अपनी एक खूबी है, और बिल्कुल जो मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी जो पॉलिसीज़ अभी तक की थी वो उतनी कामयाब नहीं रही हैं, और वक्त आ गया कि इसको चेंज करने का, क्योंकि जो पिछले लीडर्स थे जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी पास में थी, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ कांग्रेस थी, बीजेपी भी थी, वाजपेयी जी की भी लीडरशिप रही है, जहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियर टेस्ट तो बहुत सक्सेसफुली हमने कर लिया बिना खौफ के, और सैंक्शंस को भी झेल लिया। बट हमारी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म था वो तब भी थोड़ा सॉफ्ट था, हम चाहते थे कि युद्ध ना हो। बट जो अभी की गवर्नमेंट है उसने बहुत अफर्मेटिव स्टैंड लिया और फर्म स्टैंड और डिसीजन लिया कि हम इसको नहीं सहेंगे, ये नो फंड फॉर टेररिज्म या नो मनी फॉर टेररिज्म या एक्ट ऑफ वॉर, टेररिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ वॉर, इसको हमने अभी ज़्यादा हाईलाइट किया है। डेफिनेटली वो 2014 के बाद हमने ये इम्प्रूवमेंट देखा है अंडर मोदी गवर्नमेंट। Thank you so much for at the end of it actually saying it, and the reason why I'm asking because आपकी किताब भी है इंडियन एटॉमिक, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, न्यूक्लियर टाइटन्स, और उसमें आपने बायोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वहाँ से सारी लेके आए। और द रीज़न आई आस्क दिस क्वेश्चन इज बिकॉज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो अभी तक होते हुए आए हैं, खासकर पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, क्या उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट भी, पर्सनल आइडियोलॉजीज भी, उसका इतना बड़ा पुट होता है या नहीं होता? किसी भी डिसीजन की बात करें, चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो, पर्सनालिटीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपके लीडर की कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही देश का कॉन्फिडेंस होता है। तभी मैंने कहा कि हम पहले एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबमिसिव फील करते थे कि अमेरिकन आए हमें सुना के चले गए। जब मैं अभी हाल फिलहाल में अमेरिका गई तो जब मुझे लगा कि ये गलत बात कह रहे हैं तो मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा देश है जो मेरे पीछे है, एंड आई कॉल्ड देम आउट, क्योंकि हमने ये इंस्पिरेशन हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लिए, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लिए कि हमें गलत को गलत और सही को सही बोलना है। तो दैट कॉन्फिडेंस कम्स ओनली व्हेन योर लीडर इज़ कॉन्फिडेंट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश की किसी भी डिसीजन में, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे एब्रोगेशन को लेकर के हो, चाहे वो और भी पॉलिटिकल जितने भी मुद्दे हैं इस देश के उन सबको लेके हो। तो वो एक तभी पॉसिबल है जब आपका लीडर एक्चुअली लीडरशिप जो है स्ट्रांग हो। यस, एक ज़माना था जब हमारे जो दादा हुआ करते थे, नाना हुआ करते थे, वो इंदिरा गांधी की करिज्मेटिक पर्सनालिटी पे बहुत तवज्जो देते थे। तो आज के दिन में वो करिज्मेटिक पर्सनालिटी की अगर हम डिस्कशन करें तो यस, इट प्लेज अ रोल। तभी इंदिरा गांधी से पूरा वर्ल्ड चिढ़ता भी था, चर्चिल और सब उनको हजार तरीके के नामों से भी बुलाया करते थे, और आज के दिन में मोदी को भी बुलाते हैं, चाहे वो घर के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हो, चाहे वो देश के बाहर के लीडर हो। मोदी जी को 50 नामों से बुलाते हैं, क्योंकि वो एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट करती है, और वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को लेके अपने देश के हित के बारे में सोचें। डॉक्टर अवस्थी, वैसे जो समय सीमा थी वो बस हम शायद लांघने ही वाले, 1 मिनट से लांघ भी चुके हैं, मगर
बहुत संक्षेप में आपने जब इस कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी की बात करी और अभी हमने ऑप्शन दूर के बाद सुना डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो 36 या 56 बार वो बोल चुके हैं अलग अलग मंचों से कि मैंने रखवाया था, आई वॉज द वन हु गॉट, वो रहा। इंडिया ने खंडन किया, मगर कभी भी अगर वो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है और इतना स्ट्रॉन्ग हमारा आउटलुक है, हमने कभी भी ट्रंप को कॉल आउट करके क्यों नहीं कहा ये चीज़ कि नो इट वॉजेंट ट्रंप हु डिड दिस? हमने हमेशा वो एक सेफर साइड क्यों चुनी? ये गलत होगा कहना कि हमने कॉल आउट नहीं किया। हमने हमेशा कॉल आउट किया है जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सही जगह है। अब हर जगह जा कर के सब्जी वाला सब्जी बेचता है, बट हम कुछ बेचने नहीं निकले ना, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो हमें जहाँ ज़रूरत है हमने वहाँ बोला कि हम सीज फायर में किसी देश का हाथ नहीं था। और रही बात इंटरनेशनल फोरम से बात करने की, जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी थी जो सिलेक्ट करी गई थी जिसमें ऑपोजिशंस भी थे, वो सब भी हमारे साथ यूनानिमसली इसमें खड़े थे और उन्होंने भी बाहर जाके अलग अलग देशों में ये बात बताई कि किस तरह से सीज फायर हुआ और ट्रंप का रोल नहीं था। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अवस्थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू मेंशन्ड, जैसे आपने अपना पहला जवाब शुरू किया था कि एज अ फीमेल गोइंग आउट एंड डूइंग द रिसर्च, आई डिडंट वांट इट टू बाइफोकेट और डिवाइड इट लाइक एज अ फीमेल, क्योंकि अगर वो मैं करता तो कहीं ना कहीं जो अभी तक आपकी रिसर्च है उसमें आपका जितना भी आपने मेहनत की है, जितनी भी परेशानियों से आप जूझी हैं, उसको शायद एक रंग मिलता एज अ फीमेल। जैसे रीज़न आई वांटेड टू एड्रेस इट एज एन स्कॉलर, बट आपने वो चीज़ मेंशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट कि एज अ फीमेल आप बाहर गई, आपने वो रिसर्च को इस तरीके से ऑन ग्राउंड आपने जाके लोगों से बात की और जितना सब्सटैंशियल आप चीज़ें लेकर आई हैं और उन्हीं सब्सटैंशियल चीज़ों को आपने बड़े ही विस्तार से यहाँ पे बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। मेरा रीज़न फॉर हाईलाइटिंग वुमेन ये था, इसलिए था क्योंकि इसको कई बारी लोग एक्नॉलेज नहीं करते। शायद आप करते, साइलेंटली कर रहे थे, बट इसको हाईलाइट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन में जो आपका चैनल देख रहे हैं, ऐसे कई परिवार होंगे जहाँ मेरे जैसी बहुत जाबाज और जोशीली लड़कियाँ होंगी जो रिसर्च करना चाहती हैं, तो उनको एक हौसला मिलेगा और उनके पेरेंट्स को ये हौसला मिलेगा कि हम अगर एक सौम्या अवस्थी तो ऐसे 50 अगर ये कर सकते हैं तो ये भी बिल्कुल। ये मुद्दा था और ये ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए मैंने थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर। तो सुना आपने डॉक्टर सौम्या अवस्थी जी को, और शुरुआत से लेकर अंत तक एक चीज़ जो लगातार मेरी समझ में आई और शायद हो सकता है वो आप तक भी पहुंची, वो यही है कि मानसिकता में एक आम कहावत भी है कि इस जहाँ में नज़र का इलाज नज़रिए का नहीं है, इसीलिए लोग चश्मा पहनते हैं, मगर नज़रिया नहीं बदलता है। वैसे ही अगर आपका थॉट प्रोसेस कहीं किसी ऐसी चीज़ से आ रहा है, ऐसी जगह से आ रहा है जो कि शायद बदलने की स्थिति में नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है। मगर अगर उसमें कहीं पे भी एक छोटी सी भी, एक छोटा क्षण भी है जो कि आपको बदलाव की ओर लेकर जा सकता है, तो शायद वो सकारात्मक हो सकता है इस देश के लिए, इस देश की वृद्धि के लिए। और रही बात ट्रंप की, तो देखिए सच्चाई ये है कि ट्रंप का नाम तो कहीं नहीं लिया गया था। आगे दोबारा इस पर कोशिश करेंगे और बात करने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना सहयोग लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सुशील और रति। मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।